वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस। आपका जीएस पेपर 3 यूपीएससी मेंस का 2025 हो चुका है ऑन 24th ऑफ अगस्त एंड टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज हाउ वाज योर सेक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसी के साथ हम डिस्कशन के साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक इनटू द एक्सपेक्टेड आंसर्स ऑन व्हाट लाइन्स यू वर रिक्वायर्ड टू फिल इन दोज क्वेश्चंस। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आपका ये एनालिसिस। माय नेम इज सुमनजीत कौर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ आंसर्स, first we will see what has been the overall analysis of the paper। देखिए अगर 2021 के बाद से देखें तो देखा गया है कि इन्वायरमेंट का सेक्शन आपका थोड़ा सा इसका वेटेज इंक्रीज हुआ है। अर्लियर अराउंड 35 मार्क्स टू 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आता था, लेकिन अब नाउ द वेटेज इट हैज़ इंक्रीज्ड। यू विल फाइंड क्वेश्चंस द वेटेज इज बिटवीन 50 टू एटलीस्ट 65 मार्क्स इन दिस वेरी ईयर इन 2025। रादर एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन है उसमें से रादर जो आप जनरली पढ़ते हो, लैंडस्लाइड्स हो गया, आपके क्लाउड बर्स्ट हो गए, अर्बन फ्लड्स हो गया एंड अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, डैम फेलियर्स, ज़्यादातर जिनके ऊपर यूपीएससी ने फोकस करा है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, या फिर कंसेप्ट्स, फाउंडेशनल कंसेप्ट्स ऑफ द डिजास्टर, रेजिलियंस पूछ लिया, हैजर्ड क्या है, मैनेज कैसे करते हैं, ये सब इस बार बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। रादर वी हैव फाउंड दैट इसमें भी हमारा एनवायरनमेंट का ही एक क्वेश्चन हम देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। दे हैव आस्क्ड व्हिच हैज बीन अबाउट द सी वाटर इंट्रूजन इनटू द कोस्टल एरियाज, यानी कि कोस्टल हैजार्ड जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, उसको लेकर हमें यहाँ क्वेश्चन देखने को मिला है। सो दैट इज ऑल्सो अ डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर वेयर वी सॉ दैट 30 मार्क्स का आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आया था और क्वेश्चन 2 आए थे आपके। इस साल अगर देखा जाए तो वो भी आपका इन्वायरमेंट के साथ ओवरलैप ही कर रहा है। तो इन्वायरमेंट हैज़ बीन अ डोमिनेंट, यू हैव सीन द डोमिनेंट रोल इन दिस वेरी पेपर एंड नॉट ओनली दिस, GS1 में भी आपने देखा इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के ऊपर पूछा है। और रादर दिस ईयर इफ वी सी इट हैज़ बीन इंटरेस्टिंग टू नोट कि अगर आपने PYQs करे थे तो उसमें से बहुत सारे आपको क्वेश्चन का रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि हम आपको हमेशा बोलते कि फोकस करिए, PYQs को सॉल्व करिए और आगे फ्यूचर में आप कैसे उसको यूज कर सकते हो, फोकस अपॉन दैट। सो ऑन दोज लाइंस वी हैव सीन द क्वेश्चंस। जैसे कि आप देखो डायरेक्टली ये जो आपका क्वेश्चन आया था 2021 में COP 26 के ऊपर पूछा था कि इंडिया के कमिटमेंट्स क्या है, यानी कि पंचामृत टारगेट्स के बारे में, इंडिया के कमिटमेंट के बारे में पूछा था। तो इस साल उन्होंने पूछ लिया उसी का थोड़ा सा इलाबोरेशन की NDCs स्टार्टिंग से लेके अब तक उनका क्या रिव्यू है इसके बारे में आपसे पूछ लिया। यू हैव टू मेंशन दोज, यानी कि अगर आपका PYQ तैयार था तो इट मीन्स दिस पेपर वुड हैव बीन मच ईजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट। एंड इसके अलावा आपका क्लाइमेट इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमने देखा डायरेक्ट एयर कैप्चर के ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी था। सो क्वेश्चन हियर हैज़ बीन आस्क्ड अबाउट द CCUS टेक्नोलॉजी ऑल्सो, सो दैट ऑल्सो वी सॉ। सो राइट नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन डिस्कशन अबाउट ऑल ऑफ दीज एंड अलॉन्ग साइड वी विल एनालाइज कि क्या हमारी यहाँ से की टेकअवेज है फॉर अस। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैड हियर दैट वाज पर्टेनिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज और उसका पोटेंशियल रोल क्या है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो आपका सी वाटर इंट्रूजन इन द कोस्टल एक्विफर्स, रादर इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से अलॉन्ग विद द ओवरलैपिंग सेक्शन विद द एनवायरनमेंट वी कैन कंसिडर देयर। ठीक है, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट इज कि आपके क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर आपका डिप्लीट हो रहा है। नंबर ऑफ टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस इज वन थीम जो आपका बिफोर हैंड प्रिपेयर होना ही चाहिए, और सीधे आपके डायरेक्टली गवर्नमेंट स्टेप्स क्या लिए गए हैं उसके लिए वही पूछा हुआ है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द ग्रोइंग थ्रस्ट ऑन द मिनरल एक्सट्रैक्शन, यानी कि माइनिंग के थ्रू, और माइनिंग कैसे एक एनवायरमेंटल हैजार्ड है, रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, इसके ऊपर आपसे यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस कुछ केस स्टडीज के साथ आप अपने आंसर को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन अबाउट दैट वाज अबाउट इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स, जो कि हमने पहले डिस्कस करा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज
on the very expected lines. This question has been there. You can see a number of headlines, they had covered this very development many a times. So that was indicating that future में क्योंकि हम इसके ऊपर use भी करने वाले हैं, we are going to use that as a strategy of the climate change mitigation. Hence that becomes important for us to focus. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि how we are expected to answer this. क्वेश्चन आपका है, ध्यान से हम कीवर्ड्स यहाँ पे नोट करेंगे. व्हाट पूछा है, यानी कि डिफाइन करना है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज को. डायरेक्टली यू हैव टू डिफाइन दिस. ठीक है, सो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू कैन स्टार्ट ऑन दीज लाइन्स. 10 मार्कर है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि कैसे हम इंडिया जिसका एमिशंस अगर हम देखें ओवरऑल थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, एंड considering our needs for balancing development and sustainability, India is also exploring the option of using the carbon capture, utilization and storage technology for the mitigation efforts of the climate change. ठीक है, एक सिंपल बैकग्राउंड देके आप नेक्स्ट बॉडी में आप एड्रेस करोगे कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज क्या होता है. सो देयर यू हैव टू सिंपली डिफाइन दैट इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस जिसके थ्रू आवर अटेम्प्ट इज to capture the CO2 emissions from the larger पॉइंट सोर्सेज, जैसे कि आपके थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, स्टील सेक्टर हो गया, रिफाइनरीज हो गई, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, इन सब से कार्बन को कैप्चर करना. देयर आफ्टर फैसिलिटेटिंग द स्टोरेज इनटू द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, या फिर और इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सम प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए उसको यूज़ करना. कुछ प्रोडक्ट्स विच आर हैविंग द लो कार्बन फुटप्रिंट उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन दैट यू हैड टू सिंपली राइट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, इस तरीके से आप समझिए. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को हमें एड्रेस करने के लिए वी हैड टू गो बैक टू व्हाट दे आर आस्किंग. दे आर आस्किंग कि पोटेंशियल रोल बताइए कि CCUS कैसे हेल्प करने वाला है इन टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज. सो अगर आपको कंसेप्ट पता है, दैट इज इंडिकेटिंग दैट यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द CO2 यानी कि क्लाइमेट मिटिगेशन. सो फर्स्ट रोल आप डायरेक्टली लिखोगे कि फर्स्ट रोल इसका क्या है. So when you write कि role in the climate change mitigation, you put this heading and thereafter first point that you will discuss here, आप लिखेंगे कि कैसे एमिशन रिडक्शन होगा. एमिशंस रिडक्शन, इट विल फैसिलिटेट डायरेक्टली द रिडक्शन ऑफ द एमिशन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द हार्ड टू अबेट सेक्टर्स, यानी कि इट विल फैसिलिटेट द डीकार्बनाइजेशन ऑफ द हार्ड टू अबेट सेक्टर्स. सो व्हाट आर दीज सेक्टर्स? हार्ड टू अबेट सेक्टर्स में कौन से हैं, आप उसका एक दो एग्जाम्पल दे सकते हो. जैसे कि आपका हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, रिफाइनरीज हो गई. आप कोई भी 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, सो इट विल फैसिलिटेट द रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट. सेकेंड, आप बताइए कि इसी के एलिमेंट से जो हम यूज़ कर रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू पुट इट टू सम प्रोडक्टिव यूज़, यानी कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अलावा सेकेंड ऑप्शन क्या है, दैट वी विल फैसिलिटेट इट्स यूज़ फॉर सम पर्पसेस. नाउ द कैप्चर्ड CO2 या फिर सिन गैस जो रिलीज हो रही है उससे वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू ईदर सम ऑफ द फ्यूल्स, जैसे कि मिथेनॉल. फर्दर मिथेनॉल कैन बी यूज्ड फॉर द डीकार्बनाइजेशन ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री. ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में वी आर एक्सप्लोरिंग इट. सो यू कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट कि फर्दर यू कैन use it for the decarbonization of the transport sector. ठीक है, देन वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस कैप्चर्ड CO2 टू मेक सम ऑफ द प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स में आप इसे पॉलीकार्बोनेट्स बना सकते हो. सो पॉलीकार्बोनेट्स कैन बी मेड इन सिमिलर मैनर. फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया कैन बी मेड आउट ऑफ इट. बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स. ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स फॉर मेकिंग द कॉन्क्रीट, द CO2 क्योर्ड कॉन्क्रीट. ऑल इट इज़ गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इन आवर डेज, क्योंकि इसमें जो CO2 कैप्चर होता है जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर मिक्सिंग दैट इनटू द कॉन्क्रीट. सो उससे क्या होता है, और भी ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट हमारा कॉन्क्रीट प्रोड्यूस होता है और कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड और भी ज़्यादा हमारा जो है CO2 परमानेंटली उसमें स्टोर हो जाता है, लॉक हो जाता है, दैट इज एडिशनल बेनिफिट, यानी कि नेगेटिव कार्बन एमिशंस की तरफ हम वी कैन मूव विद दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट यू राइट दैट हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर इवन मेकिंग द कार्बोनेटेड बेवरेजेस ऑल्सो, यू जस्ट इंडिकेट कि ये डिफरेंट यूजेस है, यानी कि दैट इज एडियरिंग टू सेकेंड रूल हमारा क्या है, that is promoting the circular carbon economy also. In similar manner, what else you will be writing from here itself? You also link that कैसे हम इसी के थ्रू this is going to boost the green chemistry and innovation. So green chemistry and innovation यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन जॉब्स का जनरेशन भी होगा, ग्रीन जॉब्स का generation होगा. Again that is going to play a significant role when we are having capable people, the talented people who know how to engineer the environment and prevent the mitigation of the climate change, यानी कि facilitate the prevention of the greenhouse gas emissions, ठीक है, उसके बारे में आप लिखेंगे. Talk about its role in transition towards the green hydrogen economy, transition towards green hydrogen. Now how is this possible? अब ग्रीन हाइड्रोजन हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, लेकिन उसके लिए एक ब्रिज फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है विच इज़ कॉल्ड ब्लू हाइड्रोजन. सो दिस ब्लू हाइड्रोजन अगर आप देखो इसमें एक इनहेरेंट एलिमेंट इनबिल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है आपका कि CO2 को कैप्चर किया जाता है, यानी कि यहाँ पे भी हम वी कैन इनकॉर्पोरेट द CCUS टेक्नोलॉजी एंड दैट विल फैसिलिटेट the production of the low carbon footprint hydrogen which can be further put to further uses in various industries, and in a way it is going to help us in transition towards the green hydrogen until the time we are not having more cleaner methods, जैसे कि हमारा electrolysis of water है, उसके लिए जब तक कि हम और ज़्यादा enabling infrastructure provide करेंगे for that, until that time we can reduce the reliance on grey hydrogen, rather we can start producing more blue hydrogen, and in the long term when green hydrogen our enabling atmosphere is there in the country, enabling environment is there, then we'll start using the green hydrogen. So in all these ways you could have written beautifully about what is the role of the CCUS technology in tackling the climate change. अब आता है कि आपको इसको कंक्लूड कैसे करना. कंक्लूड करने के देखिए आपके बहुत सारे तरीके हैं. वन ऑफ द वेज इज कि आप बता सकते हैं कि इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट R&D की ज़रूरत चाहिए हमें, और ज़्यादातर ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज वुड बी एबल टू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू द प्रोसेसेस, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज दे वुड बी लेफ्ट बिहाइंड. रादर दैट इंडिकेट्स दैट मोर गवर्नमेंट सपोर्ट, मोर सपोर्ट फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड विल बी ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंस. ये एक तरीका हो सकता है. दूसरा आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि हमारी इंडिया जैसी कंट्री में गिवन दैट वी रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ CCUS, नाउ इंडिया हैज it is trying to come up with the national carbon capture utilization and storage policy. So you can also conclude on these lines, ठीक है. So इस वे में आप बहुत अच्छे से फर्स्ट आंसर को लिख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग योर सी वाटर इंट्रूजन इन द कोस्टल एक्वीफर्स. इट इज़ अ मेजर कंसर्न इन इंडिया. अब इसी को यूज़ करके देखिए, ये आपका इंडिकेटर है कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है. आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज़ कीजिए. सो इन द इंट्रोडक्शन फ्रॉम हियर इटसेल्फ यू राइट दैट इन अ कंट्री लाइक इंडिया जिसका कोस्ट लाइन आपका 11,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, वहाँ पर अराउंड 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज लिविंग, एंड अंडर दो सर्कमस्टांसेस इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अदर ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स द सी वाटर इंट्रूजन इन टू द coastal aquifers is increasing concern for their livelihood and human health. इन लाइन्स पे आप इंट्रोडक्शन फॉर्म करके नाउ यू कम टू द मेन पार्ट, यानी कि 10 मार्कर क्वेश्चन है. नाउ यू स्टार्ट एड्रेसिंग कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द सी वाटर इंट्रूजन. सो आपकी बॉडी में फर्स्ट पार्ट आपका होना चाहिए व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दिस वेरी इंट्रूजन, यानी कि इनग्रेस इनवर्ड ingress of the sea water towards the coastal lands,
ठीक है। सो आप वहाँ पर सबसे पहले आप ये डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आप दिखा सकते हो कि कैसे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारा कोस्ट जो है वो रिसीड होता जा रहा है, सी वाटर फर्दर इनवर्ड आता जा रहा है टुवर्ड्स द लैंड एरिया। सो दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम योर मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो इसमें आप डिपिक्ट करो कि कैसे आपका सी वाटर इनवर्ड मूव करता जा रहा है बिकॉज ऑफ द कोस्टल इरोजन। ठीक है, उसके फैक्टर्स हम बाद में एग्जामिन करेंगे। ठीक है, और दिखाओ कि कैसे ये कोस्ट लाइन शिफ्ट होती जा रही है, पहले सीवर्ड थी अब ज़्यादा लैंडवर्ड और इनवर्ड मूव होती जा रही है। सो यू कैन डिपिक्ट दिस काइंड ऑफ डायग्राम्स दैट विल गिव मोर, इट विल गिव मोर वेटेज टू योर आंसर्स ऑल्सो, और आपकी प्रेजेंटेशन बेटर होगी, विजिबिलिटी विल बी मोर, यू विल फेच बेटर मार्क्स। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट एनालाइजिंग दैट व्हाट आर द कॉजेज। इस तरीके से आप लिख सकते हो। सबसे पहले आप बात करो जो डायरेक्टली आपके माइंड में आता भी है जब भी हम बोलते हैं कि कोस्टल लैंड कि दैट इज सफरिंग, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंट बढ़ रहे हैं। तो आप क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट डायरेक्टली बताइए कि किस तरीके से हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज सी लेवल राइज। सी लेवल राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द वाटर एज वेल एज द एडिशन ऑफ द melted water from the glaciers and the snow capped areas. So because of that, what is happening? Coastal submergence is taking place. So this coastal submergence is allowing more of the sea water to intrude into the aquifers which are present in the coastal areas. So ये आप बताइए, और इसी के साथ आप एग्जाम्पल दे दीजिए that this is happening in the सुंदरबंस डेल्टा। तो आप ऐसे करके ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना, जस्ट मेंशन दैट कौन से एरिया में इस तरीके की प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही सेकेंड थिंग दैट इज हैपनिंग इज द राइज इन द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आप देखिए अरेबियन सी की तरफ हमने देखा 52% राइज हैज बीन नोटेड फ्रॉम द 1990 अप टू द 2022. So you can mention that fact कि कैसे because of the rising tropical cyclones even in those areas where earlier they were not so prone to the cyclones. So now even the west coast of India that is facing the challenge of these super cyclones and the sea water intrusion, यानी कि हमारा कच्छ वाला जो एरिया है गुजरात का, मुंबई कोस्ट है, वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक सी वाटर इंट्रूजन मिलेगा इन दोज एरियाज। ठीक है, सो यू मेंशन दैट। ठीक है, एंड ऑल्सो टॉक अबाउट कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स द स्टॉर्म सर्जेस आर दे आर मच मोर स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट एंड दैट इज लीडिंग टू मच मोर कोस्टल इनंडेशन। यहाँ पे आप सिंपली एग्जाम्पल दीजिए, फॉर एग्जाम्पल द मुंबई कोस्ट, गुजरात कोस्ट, सिंपल आप इस तरीके से बस सब्सटैंशिएट कर दो। नेक्स्ट यू टॉक अबाउट, देखिए क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, अगर किसी भी वजह से हमारा कोस्ट यानी कि इट इज़ लूजिंग द प्रोटेक्शन, अब थिंक ऑन दोज लाइन्स, यानी कि वहाँ पर कुछ नेचुरल शील्ड्स होती हैं हमारी इन द फॉर्म ऑफ वेटलैंड्स, इन द फॉर्म ऑफ मैनग्रोव्स, इन द फॉर्म ऑफ कोरल्स, बट बिकॉज ऑफ the human interventions, because of anthropogenic pressures which are there, we are losing our very essential bioshields. So mention about that, और ये bioshields को आप mention कीजिए कि कौन सी bioshields की बात कर रहे हैं। We are talking about the loss of the mangroves as well as the losses of the corals and the sea grasses which are present in the coastal areas, यानी कि coastal wetlands we are losing. Why? बस indicate कर दीजिए, because of the growing greed of the humans for the urbanization, for agricultural expansion, even for shrimp culture, we are encroaching upon these very wetlands, and because of that we are losing the protection in the coastal areas, and that is making it easier for the sea water to make its inroad towards the land area. So write about that कि there is misperception also that these lands, the mangroves, they are the wastelands, इसकी वजह से भी इनको encroach करा जाता है. So you can also indicate that. ठीक है, next you will talk about coastal erosion. So coastal erosion में आप क्या बात करेंगे? देखिए कोस्टल इरोजन में आप बताएंगे कि कैसे कोस्टल एरियाज में माइनिंग बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है. सो द रैम्पेंट माइनिंग
पर्टिकुलरली फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स विच आर प्रेजेंट देयर, जैसे कि हमारे अटोमिक मिनरल्स हैं, वी फाइंड दोज यूरेनियम, थोरियम रिजर्व्स, र्यूटाइल, इल्मेनाइट, यू विल फाइंड अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया. सो उनको माइन करने के लिए सैंड माइनिंग इज वेरी मच प्रिवेलेंट. जैसे कि आप देखिए कुटानाड रीजन हमारा जो केरला का है, बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ में आपको डेली इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव्स में पढ़ाती हूँ, तो आप थोड़ा गौर किया करो, उनको ही आपको इनडायरेक्टली यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है. So you can mention that case study of Kerala. So केरला कोस्ट में आप बताइए कि हमारा सैंड माइनिंग बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है इन द रिवर बेड्स एंड द कोस्टल एरियाज, इन द रिवर बेड्स एंड द कोस्ट. सो यू कैन मेंशन दैट बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो जितना ज़्यादा कोस्ट हमारा इरोड होगा, यानी कि हमारा कोस्टल लैंड रिसीड हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ दिस डेंसर सी वाटर इट इज़ मेकिंग इट्स वे इनवर्ड, ठीक है. सो कोस्टल एक्विफर्स में हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में दिस इज गोइंग टू एक्यूमुलेट देयर. नेक्स्ट यू टॉक अबाउट वेरी असेंशियल फैक्टर जो हम ओवरलुक कर देते हैं, बट वी नीड टू राइट अबाउट दिस, दैट we are overdrawing, we are over extracting the groundwater even in the coastal areas. So do not forget about that, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, हमारा लैंड वहाँ पर सिंक होता है और उसकी वजह से भी हमारा वाटर टेबल जैसे डिक्लाइन होता है. दैट इज changing the natural balance between the fresh water and the salt water, and because of this what happens that now sea water it can easily intrude into our fresh water resources including the surface water and the ground water. ये आप लिखेंगे, आप कॉजेस बता सकते हो कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हमारे क्यों ओवर एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे बोरवेल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन एरियाज लाइक विशाखापट्टनम. आंध्र प्रदेश में आप देखोगे कि पैडी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए भी वाटर की डिमांड ज़्यादा है और बोरवेल इनका यूज़ हो रहा है. सो मेंशन अबाउट दैट. अनदर यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट द बॉटलिंग इंडस्ट्री दैट इज ऑल्सो प्रोलिफरेटिंग. इसका भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल है. एंड नाउ डेज दैट ग्राउंड वाटर इज बीइंग ओवर एक्सट्रैक्टेड. फॉर ऑल ऑफ दीज रीजन्स नाउ यू कैन एनालाइज दैट हाउ दे आर रिजल्टिंग इन द इंट्रूजन ऑफ द सी वाटर इन टू आवर कोस्टल एक्वीफर्स. इन सिंपल वे यू कुड हैव रिटन दैट. इसके बाद आते हैं हमारा क्वेश्चन का जो नेक्स्ट डिमांड है. व्हाट इज द नेक्स्ट डिमांड? इट इज टॉकिंग अबाउट कि रेमेडी मेजर्स भी बताने हैं आपको. सो दिस इज द सेकेंड कमांड ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट कमांड वाज कि आपको कॉजेस बताने हैं, सेकेंड दैट आपको रेमेडीज बतानी है. सो इन रेमेडीज यू आर गोइंग टू नाउ गिव द सॉल्यूशंस फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. सो यहाँ पे सबसे पहले आप बात कीजिए कि हम कोस्ट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं. नेचुरल वेज भी होंगे, कुछ आर्टिफिशियल इंटरवेंशंस भी होंगी. सो नेचुरल में यू टॉक अबाउट द नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, यानी कि हमारा जो हमारे कोस्टल वेटलैंड्स हैं वहाँ पे इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि मैनग्रोव्स हो गए, कोरल्स हो गए, सी ग्रासेस हो गए, इनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. सो राइट अबाउट दैट द मैनग्रोव रिस्टोरेशन इज इम्पॉर्टेंट. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि मिष्टी स्कीम की इंडिकेटर है दैट वी आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग दीज काइंड ऑफ इंटरवेंशंस इन द कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट यू टॉक अबाउट द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कम्युनिटी जितनी ज़्यादा अवेयर होगी, जितनी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी इन मैनेजिंग देयर वेरी लोकल रिसोर्सेज, दैट इज़ इवन मोर इफेक्टिव. ठीक है. इन द वाटर बजटिंग ऑल्सो एंड empowering them to take care of their own coastal aquifers which they are having within their landscapes. ठीक है. सो दिस यू हैव टू राइट. और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिखेंगे कि कैसे ग्राउंड वाटर ओवर पंपिंग को हमें प्रिवेंट करना है. इसके लिए हमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर. ठीक है. चाहे आपके कोस्टल एरियाज हो चाहे नॉन कोस्टल एरियाज हो, दोनों के लिए ही ये रेलिवेंट मेजर है. सो मोर पावर द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इट शुड इम्प्लीमेंट इवन मोर स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स व्हेन इट कम्स टू गिविंग द अवॉर्डिंग द एनओसीज टू द इंडस्ट्रीज विच आर डिमांडिंग दीज. ठीक है. सो मेंशन अबाउट दिस. ठीक है. वाटर टैक्स की बात भी कर सकते हैं आपकी लोकल लेवल पर. हम वाटर गवर्नेंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. यस. एंड इसके अलावा आप ये ज़रूर बात करेंगे कि हमारे कुछ इनोवेटिव मेजर्स के थ्रू भी हम इसको प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, ओवर एक्सट्रैक्शन को. कैसे? जैसे कि अगर हम कार्बन क्रेडिट्स की तरह वाटर क्रेडिट का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर दें, जो पानी को बचा रहे हैं दे विल बी इंसेंटिवाइज्ड, बट दोज हु आर ओवर ड्रॉइंग दे विल बी डिसइंसेंटिवाइज्ड. सो यू कैन राइट अबाउट दैट. देन
Then also it is must that you need to talk about the artificial recharge also, where the rainwater harvesting becomes very much pertinent, and here do link with some of the technological interventions that we have, such as the rapid recharge technology जो IIT मद्रास काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है. So write about this. ठीक है, और इस पॉइंट को भी आप ऊपर लिखेंगे कि कैसे हमें हमारे कोस्टल एरियाज के रिचार्ज वेल्स पर फोकस करना है, एंड अलोंग साइड यहाँ पर ही अलोंग विद द मैनग्रोव रिस्टोरेशन दैट वाज अ नेचुरल मेजर, आर्टिफिशियल मेजर्स में आप लिखेंगे दैट वी विल रिक्वायर मोर इंटरवेंशंस, मोर इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग द सी वॉल्स, द रिटेंशन वॉल्स अलोंग द कोस्ट, एंड नॉट ओनली दैट वहाँ पर जो नेचुरली हमारे कोस्टल ड्यून्स प्रिवेलेंट हैं, वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट देम. सो डू राइट अबाउट दैट ऑल्सो. ठीक है, सो कोस्टल ड्यून्स को प्रोटेक्ट करना है. अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू इन्वेस्ट इन मेकिंग द सी वॉल्स. यू विल फाइंड दैट इन रीजन्स ऑफ केरला, in Kerala already they are making the tetrapod sea walls, so that can be emulated in the other states also. ठीक है, talk about this. And because already in many places the sea water it has intruded into the groundwater resources, into the fresh water, यानी कि that will demand interventions for removing that salt content also. इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी desalinization plants की. So talk about that also. ठीक है, जैसे कि चेन्नई में already ये प्रोजेक्ट हमारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. ठीक है, talk about all of these measures, और कंक्लूड करते हुए you can talk about how government of India is paying attention towards this problem, and already it is undertaking some of the measures under the projects like the integrated coastal zone management, and also implementing more safeguards in those regions for the protection of natural buffers also which we have. ठीक है, on these lines you can conclude. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर. सो व्हाट एग्जामिन, आपका कमांड है एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग द ग्राउंड वाटर इन इंडिया. और देखिए ये आपका 15 मार्कर क्वेश्चन है, और आपकी कमांड क्या बोल रही है, एग्जामिन, यानी कि आपको हर एक फैक्टर को प्रॉपरली इलाबोरेट करके सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा. ये मतलब होता है हमारा एग्जामिन वर्ड का. ठीक है, सो इसके बाद सेकंड डिमांड में हमें पूछा है दैट व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मिटिगेट द डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर. अब देखिए ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, या तो GS1 में आएगा या GS3 में आएगा ही आएगा. वाटर एज अ रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट आपका एक थीम है इन बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, आपका एनवायरमेंटल ज्योग्राफी ऑल्सो एंड द GS3 में जो आप हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हम पढ़ते हैं उसमें भी हम फोकस करते हैं इस एरिया में. आप देखिए प्रीवियसली ऑल्सो UPSC हैज आस्क्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस, सो यू कैन पॉज एंड यू कैन लुक इनटू ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस. सो दिस वाज नो सरप्राइज, एक सिंपल क्वेश्चन जो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. फिर भी हम देखते हैं कि इस साल भी बहुत सारे आर्टिकल्स थे जिसके बारे में बार बार चर्चा हो रही थी कि ग्राउंड वाटर को हमें मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वाटर स्ट्रेस इन द कंट्री इज इंक्रीजिंग. ठीक है, वाटर स्ट्रेस इंक्रीज होने की वजह से दैट इज इंडिकेटर दैट वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज वेल. सो ये बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, और इनफैक्ट PIB में ही हमारा एक स्पेशल एक्सक्लूसिव आर्टिकल भी आया था अबाउट द इंडियाज ग्राउंड वाटर रिवाइवल मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, और इसी के इसमें बहुत अच्छे हमारे रिकमेंडेशंस दिए थे, द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, दैट वाज आल्सो रिटन विच विल बी डिस्कसिंग हियर आल्सो यूजिंग इन द आंसर इटसेल्फ. सो पे अटेंशन टू वट एवर पब्लिकेशंस गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग आउट. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं दैट हाउ वी आर सपोज टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आप यहाँ पे इट्स टॉकिंग अबाउट डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स, यानी कि ये मेन थीम है. अब मेन थीम को पिक करके आप अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम कीजिए दैट इन इंडिया हमारा सिंपली स्टार्ट दैट इंडिया इज द largest extractor of the groundwater resources, responsible for about 25% of the groundwater withdrawal अगर हम सारे global reserves को देखें ग्राउंड वाटर के. and write that in recent times in the wake of the increasing pressure on the water resources further exacerbated, further compounded by the climate change, the problem of water stress in the country is increasing. आप इन लाइन्स पे आप लिख के now you start
स्टार्ट डायरेक्टली राइटिंग योर बॉडी, यानी कि फर्स्ट डिमांड को हम एड्रेस करेंगे विच इज़ कि हमें फैक्टर्स को डिस्कस करना है, ठीक है। और सेकेंड डिमांड में हम देखेंगे कि कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। सो देखते हैं फैक्टर्स वन बाय वन। सो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप कोशिश कीजिए दैट यू यूज सम ऑफ द इन्फोग्राफिक्स ऑल्सो। यू कैन ड्रॉ अ पाई चार्ट या फिर आपका बार चार्ट हो सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पॉसिबल भी है कि आपका ग्राउंड वाटर यूसेज को यू कैन शो द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। सो सेक्टोरल यूटिलाइजेशन, ये डेटा आपको सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अपडेटेड बेसिस पे ही आपको प्रोवाइड करता रहता है एज पर द रीसेंट डेटा ऑफ 2023-24। सो वी हैव दिस डेटा दैट agriculture is responsible for the most of the groundwater which is being extracted। 87% agriculture यूज कर रहा है। इसके बाद डोमेस्टिक सेक्टर, यानी कि कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और वाटर डिमांड, सो दैट इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल हियर। डोमेस्टिक यूसेज ऑफ वाटर इज इवन मोर दैन द इंडस्ट्रीज विच आर ड्रॉइंग द ग्राउंड वाटर रिसोर्स। इंडस्ट्रीज आर यूजिंग ओनली रफली 2% ऑफ द ग्राउंड वाटर। सो यूज दिस इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। एंड देन यू स्टार्ट, इससे पहले आप फैक्टर्स बिहाइंड द डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया जरूर लिखेंगे। आप पहले ये हेडिंग लिखेंगे, देन यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस एंड फर्दर नाउ यू विल स्टार्ट डिस्कसिंग द फैक्टर्स वन बाय वन। अब देखिए सबसे ज्यादा रोल किसका है? एग्रीकल्चर का। सो सबसे पहले आप किसके बारे में लिखेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को ड्रॉ कर रहा है। वेरी इजी, ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आपको जनरली आपने पढ़ा होगा इवन इन द एनसीईआरटी, यूज दैट नॉलेज इटसेल्फ, कि ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हमने देखा कि किस तरीके से इरिगेशन का एक्सपेंशन हुआ एंड इवेंचुअली इट रिजल्टेड इन मोर ऑफ द फ्लड इरीगेशन। सो ट्यूबवेल इरीगेशन, कैनाल इरीगेशन, जैसे कि हमारा इंदिरा गांधी कैनाल दैट ऑल्सो वॉज बिल्ट ड्यूरिंग दैट वेरी सेम टाइम, ठीक है। आप बात कीजिए कि किस तरीके से हमारा इरीगेशन का डिमांड वो बढ़ गया एंड उसी के चलते ड्यूरिंग दैट सेम टाइम वी हैव सीन दैट इट गेव थ्रस्ट ऑन मोर वाटर गजलिंग क्रॉप्स, यानी कि वो मोर वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ द मिलेट्स एंड द कॉटन दैट अर्लियर द फार्मर्स वर कल्टिवेटिंग देयर। सो राइट अबाउट दोज वाटर गजलिंग क्रॉप्स की, जैसे हमारा राइस हो गया, शुगर केन का कल्टीवेशन हो गया और हमारा वीट का कल्टीवेशन हो गया इन इवन द नॉन ट्रेडिशनल एरियाज बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। वी हैव सीन दैट नाउ they are using, the farmers, they are now growing more and more of these kind of the crops, and because of that also what is happening, the groundwater table we have seen that it has depleted, it has plunged much deeper in parts of Haryana and Punjab, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखिए। नॉट ओनली दिस, आप देखिए कि शुगर केन कल्टीवेशन हमारा वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज जो है, जैसे कि मराठवाड़ा का रीजन है, वहाँ पे शुगर केन को कल्टीवेट किया जा रहा है जबकि वहाँ का एग्रो क्लाइमेट अलाउ ही नहीं करता है। सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ substantiation points in your answers, ठीक है। नेक्स्ट यू डिस्कस अबाउट हाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि बर्जियनिंग पॉपुलेशन की वजह से विच नाउ इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जहां पे पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड 146 करोड़। सो दैट इज इंडिकेटर दैट हमारा वाटर का डिमांड भी राइज होगा। पॉपुलेशन बढ़ा, वाटर का डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में लेकिन हमारा जो वाटर रिचार्ज हो रहा है दैट इज नॉट कीपिंग द सेम पेस, ठीक है। सो यहाँ पे आप बताओ कि कैसे वाटर डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा मिस गैप है। देयर इज अ लॉट ऑफ मिसफिट हियर, लॉट ऑफ गैप्स आर सीन हियर, ठीक है। सो यू हैव टू मेंशन अबाउट दैट, ठीक है। और इसको आप सब्सटैंशिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अगेन इन्फोग्राफिक्स। सो आप सेंट्रल वाटर कमीशन का आप डेटा यूज़ कीजिए, रिपोर्ट यूज़ कीजिए कि कैसे हमारा एनुअली जो हम वाटर रिचार्ज करते हैं दैट इज़ अवेलेबल बिटवीन द रेंज ऑफ 1123 BCM, द बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ द वाटर, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन द फ्यूचर ये हमारी वाटर की डिमांड बढ़ने वाली है। It's going to increase by the year 2050 up to 1147 now. This is the per capita water demand, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में आप यहाँ लिखिए that India is already utilizing around 60% of its available water. It is utilizing at least 60% of the water, the groundwater which is getting recharged every year. So use these kind of the facts for substantiation, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट यू राइट डायरेक्टली
हमारे कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो वाटर को रिचार्ज करते हैं, एक्वीफर्स को रिचार्ज करते हैं, यानी कि रोल ऑफ द वेटलैंड्स, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये हमारे वेटलैंड्स, अगर हमारे रिवर्स, अगर हमारे पॉन्ड्स एंड टैंक्स जिनका यूजुअली काम रहता है वहाँ से सीपेज की वजह से naturally because of that drainage also what happens that in the flood plains you will find that healthy aquifers will be there, but if these very recharging structures are lost what will happen, यानी कि that is indicator that हमारा वहाँ का ground water table will also plummet, it will also dip down, ठीक है। so आप लिखेंगे about the loss of the wetlands, ponds and the tanks, and there is very poor focus on the rainwater harvesting. Already if you see the rainwater harvesting structures of the previous times, या traditional structures जो हमारे पास है, even they are not well maintained, ठीक है। so misutilization, underutilization of the funds is taking place, also you can link with that. अब loss of wetlands में यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कौन सा एरिया, कौन सा रीजन है जहाँ पे हम प्रीवेलेंटली ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। यू कैन राइट अबाउट द बेंगलुरु, हैदराबाद सिटीज़, ठीक है। बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। राइट अबाउट ऑल ऑफ दिस कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, हमारा अर्बनाइजेशन के चलते वी आर लूजिंग अवर वेरी रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द ग्राउंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट यू विल टॉक अबाउट कि कैसे हमारे फ्लॉज है इन द वेरी गवर्नेंस पॉलिसीज ऑफ वाटर दैट वी हैव। ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारे जो ओवर कल्टिवेशन हो रही है राइस एंड वीट की, जहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस नेचुरली सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे राइस एंड वीट उगाया जा रहा है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द ऑयल सीड्स विच कुड हैव बीन कल्टिवेटेड देयर, इंस्टेड ऑफ द मिलेट्स। तो रीजन इज, वन ऑफ द रीजन इज द MSP विच इज हायर फॉर दोज क्रॉप्स, फॉर द वाटर गजलिंग क्रॉप्स, ठीक है। आप लिखिए इसके बारे में, राइट अबाउट द रोल ऑफ द फ्री इलेक्ट्रिसिटी दैट इज अवेलेबल टू द फार्मर्स, ठीक है। नॉट ओनली दिस, देन there is also poor implementation of the smart water meters also, ठीक है। so all of these factors you have to discuss one by one, and apart from this do not forget to discuss the role of climate change। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जब भी आप एनवायरनमेंट का आंसर लिखेंगे ये आपका फैक्टर लिखना ही लिखना है आपको। अब देखिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, वहाँ पर रिचार्ज करने के लिए डिपेंडेंसी किस पे है, जो हमारे वेटलैंड्स, रिवर्स हमने देखा, ठीक है। अब वहाँ पर भी पानी कहाँ से आएगा, दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द रेनफॉल या फिर हमारे पेरेनियल रिसोर्सेज, जैसे कि हिमालयाज में आपका जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं, मेल्ट वाटर, दैट इज द सोर्स ऑफ दोज पेरेनियल रिवर्स एंड दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द हेल्दी एक्वीफर्स ऑल्सो। बट आप देखिए क्लाइमेट चेंज के चलते ये सारा का सारा सिस्टम अभी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सी दैट हीट वेव्स नाउ दे आर मच मोर कॉमन, droughts they are very much prevalent now. Even in the Himalayan region you will find that the springs are drying up, so mention about that also, the mention about the drying of the Himalayan springs, Himalayan springs and wetlands, talk about that, ठीक है। फिर आप बात कीजिए कि मॉनसून के डिले होने का कारण हमारा क्या है, इंक्रीजिंग इवेंट्स, इंक्रीजिंग ईयर्स ऑफ द एल नीनो दैट वी सी, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो मॉनसून इट हैज़ बिकम मच मोर अनप्रिडिक्टेबल, और जब बारिश होती है एपिसोडिक रेनफॉल इज देयर, हैवियर रेनफॉल इज देयर, बट दैट इन द लैक, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स वी आर नॉट एबल टू इवन फैसिलिटेट द रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, टॉक अबाउट दैट। एंड यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट द डिस्टर्बेंस इन द स्नो बैलेंस that we are seeing in case of the Hindu Kush Himalayan, the third पोल जिसकी हम बात करते हैं, विच इज़ द सोर्स ऑफ आवर रिवर्स एंड द रिचार्जिंग ऑफ द एक्वीफर्स विद इन आवर गेंजेटिक प्लेन। सो देयर वन ऑफ द रीजन्स, अगर हमारा यहाँ पे हिमालयाज में स्नो का कवर कम हो जाएगा, वहाँ पे स्नो की एक्यूमुलेशन कम हो रही है ड्यूरिंग द विंटर्स बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज ऑफ द आर्कटिक मेल्टिंग, ये सारे लिंक करके आप लिखेंगे कि उसकी वजह से अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो टेकिंग अ टोल अपॉन द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज of our Gangetic plains also. So link all of these beautifully, you can articulate your answer and then you proceed with the next command of the question। ये डायरेक्टली मैंने आपका गवर्नमेंट की वेबसाइट से, PIB के आर्टिकल से ही लिया है, जिसके बेसिस पे UPSC ने परहैप्स इस क्वेश्चन को फ्रेम भी किया है कि आपके कौन से मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने फॉर
टैकलिंग दिस वेरी प्रॉब्लम। सो वहाँ पे सबसे पहले फोकस क्या होने वाला, अगर ग्राउंड वाटर वहाँ पर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन रिचार्ज। अब रिचार्ज कैसे हो सकता है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करिए, अफॉरेस्टेशन पे फोकस कीजिए, ताकि आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वो अच्छे से आपका मेंटेन हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, मनरेगा के तहत वी आर फोकसिंग अपॉन ऑल ऑफ दीज मेजर्स। हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करा जाता है, उनको बिल्ड किया जाता है यूजिंग दोज वेरी रिसोर्सेज, एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम our finance commission which their grants are being given by them. So 15th finance commission has also provided some of the grants for this. जल शक्ति अभियान में हमारा एक बहुत ही क्रिटिकल, हमारा बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता है अपॉन द रिचार्ज ऑफ, अपॉन द हेल्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। टॉक अबाउट वाटरशेड मैनेजमेंट, दैट यू कैन नॉट फॉरगेट। वाटरशेड मैनेजमेंट आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, हरियाली गाइडलाइंस, आप वही लिख दीजिए यदि कुछ और याद नहीं है। हरियाली गाइडलाइंस की बात कीजिए। तमिलनाडु जहाँ पे हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको क्या बनाया है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया। ये सब आप लिंक करके अच्छे से आंसर लिख सकते हो। टॉक अबाउट द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, जैसे कि हमारा जो वी हैव योर स्कीम्स लाइक द अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना के बारे में आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, जहाँ पे कम्युनिटी को ही एम्पावर किया जाता है दैट दे कैन मैनेज देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज वेल, कैपेसिटी बिल्डिंग इज डन। ठीक है, देन टॉक अबाउट द ड्रिप इरीगेशन, इंस्टेड ऑफ द फ्लड इरीगेशन वी विल रिक्वायर मोर वाटर यूज एफिशिएंसी इन द हाईएस्ट यूजर ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो कि एग्रीकल्चर है, वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन को प्रमोट कर रहे हैं। सो टॉक अबाउट दैट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को आप नहीं भूल सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, अब सिग्निफिकेंट फोकस फॉर मोर शार्प फोकस अपॉन द वाटर यूज एफिशिएंसी, गवर्नमेंट हैज particularly set up the Bureau of the Water Use Efficiency under the National Water Mission in the year 2022. So you can mention about this. A number of measures are there. You can talk about some of these. आप कोई भी 5-6 गवर्नमेंट मेजर्स के बारे में इस आंसर में लिख के you can conclude your answer. ठीक है, with that our this question, आवर डिस्कशन इज ओवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन कि मिनरल रिसोर्सेज दे आर फंडामेंटल टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड दीज आर एक्सप्लॉइटेड बाय माइनिंग। ठीक है, अब ये इंडिकेटर है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यानी कि इंडिकेटर है, आपको इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं इसी लाइन पे इन्फ्लुएंस्ड यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है, सो सेकंड आपका मेन डिमांड अब स्टार्ट होता है। मेन डिमांड क्वेश्चन का क्या है, दैट व्हाई इज माइनिंग कंसीडर्ड एन एनवायरमेंटल हैजार्ड, कि माइनिंग के आपको इन्वायरमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स को डिस्कस करना है। दैट इज व्हाट इट मीन्स, दैट how it is affecting negatively the environment, that you will discuss. So वहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, आप डिवाइड कर लो, अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करो कि कौन से एरियाज है जहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा, लैंड को इन्फ्लुएंस करेगा, सॉइल को इन्फ्लुएंस करेगा, वाटर विच इज़ ओवर द लैंड यानी कि सरफेस वाटर एंड अंडर द लैंड यानी कि ग्राउंड वाटर, दोनों को ही अफेक्ट कर रहा है। देन यू टॉक अबाउट कि एयर पोल्यूशन भी होता होगा इसकी वजह से। देन यू थिंक अबाउट द हिमालयाज, जहाँ पर वहाँ भी माइनिंग हो रही है यानी कि हमारे हिमालयन इकोसिस्टम्स को भी अफेक्ट कर रहा है, स्लोप इनस्टेबल कर रहा है। देन नेक्स्ट यू कैन थिंक अबाउट थ्रू ऑल ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग क्यूमुलेटिवली, इट इज अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो ड्रिवन बिकॉज ऑफ द माइनिंग। ठीक है, इस तरीके से आप लिंक करके ना आप पहले ही फ्रेमवर्क बना लीजिए कि किस किस वे में ये इम्पैक्ट करता होगा, फिर हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और सेकेंड डिमांड देखो क्वेश्चन की क्या है, ये थी फर्स्ट डिमांड। सेकेंड इज कि रेमेडियल मेजर्स क्या होंगे, कि कैसे हम इस एनवायरमेंटल हैजार्ड को प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन आपका PYQ से इन्फ्लुएंस्ड है, आपका इनलीगल माइनिंग के ऊपर। ऑलरेडी you see that we had a question in 2013 which was asked that what are the consequences of illegal mining, यानी कि सेम थिंग जो आपका फर्स्ट डिमांड है और यहाँ पर जो फर्स्ट डिमांड है इस क्वेश्चन में, दैट इज सिमिलर। अगर आपने PYQ करा है दिस इज ईजियर फॉर यू। ठीक है, और
इसी तरीके से आप देखो कि आपका 2019 में भी ये कोस्टल सैंड माइनिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि रिकरेंट थीम है जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। प्लस वी हैड सीन दैट बहुत सारे केसेस में नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू ओपन अप द माइनिंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, एंड इन वेरियस एरियाज वी हैव सीन दैट बहुत ही ईजी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज दिए गए हैं फॉर दिस माइनिंग प्रोजेक्ट्स विच द लोकल्स हैव बीन अपोजिंग। वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वहाँ का एनवायरमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स, प्लस वी हैव सीन डीप सी माइनिंग, नाउ every country is trying to get their hands over the critical resources, the polymetallic nodules which are present in the deep sea. India is no exception to that, ठीक है। सो इसके लिए हमारा तो इनफैक्ट डीप ओशन मिशन दैट इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग फर्दर। सो डू नॉट फॉरगेट ऑल दिस डेवलपमेंट्स व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि हमें इस आंसर को कैसे फ्रेम करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपकी पहली स्टेटमेंट से लिखना है कि मिनरल रिसोर्सेज एंड माइनिंग, इनको कनेक्ट करते हुए मिनरल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी एंड हाउ दैट इज ड्राइविंग द माइनिंग, ठीक है, द डिमांड इन द माइनिंग, ठीक है। तो वहाँ पर आप डायरेक्टली लिंक कीजिए दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, the increasing thrust upon the industrial revolution 4 and our quest for the clean technologies has increased the demand for the critical minerals along with the minerals like the coal, which is still playing a contribution, which is still having a strong influence in our energy generation. Hence the demand for mining has also seen a significant, a substantial rise. On these lines you can simply frame your introduction. अब आ जाओ डायरेक्टली हमारा मेन बॉडी में जो हमें डिमांड्स एड्रेस करनी है। पहली डिमांड कि कैसे ये एनवायरमेंटल हैजार्ड है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे होती है इसकी वजह से। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, और हमारा जो सॉइल है वो कंटामिनेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द माइनिंग वेस्ट विच इज ऑफन नॉट ट्रीटेड एंड अबेंडन्ड। जो हमारी माइंस होती हैं उसका डीकंटामिनेशन, नोबडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, दीज आर लेफ्ट टू बी अबैंडनिंग, और अल्टीमेटली वहाँ से भी जितने हमारा नियर बाय रीजन्स होते हैं, लैंड एरिया होता है, दैट ऑल एक्यूमुलेट्स द हैवी मेटल्स विद इन दैट सॉइल इटसेल्फ, ठीक है, और उससे सॉइल की बायोडाइवर्सिटी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। सो हियर यू कैन गिव एग्जाम्पल्स कि डिफॉरेस्टेशन में आप कोई केस अगर रिसेंट है जो आपको याद है वो लिख सकते हैं, वरना आप कोई पुराना केस याद है वो भी लिख सकते हैं इन केस यू डू नॉट रिमेंबर। हाउएवर इट इज एडवाइजेबल कि आप रीसेंट एग्जाम्पल्स यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। सो डिफॉरेस्टेशन में टॉक अबाउट द हासडियो अरंड फॉरेस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, जहाँ पर हमारी कोल माइनिंग को एक्सपैंड करने की बात करी गई है, ठीक है। दीज आर कंसिडर्ड द लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, दीज आर कंसिडर्ड लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, बट दे आर facing the problem of deforestation because of the increased coal mining. So write about that. और वैसे भी आप रिसोर्सेज में पढ़ते हो, छोटा नागपुर प्लेट्यू में कोल माइनिंग एक बहुत ही हमारा असेंशियल एक्टिविटी है। वहाँ पर वी हैव सीन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, दे ड्रॉ द कोल फ्रॉम दोज रिजर्व्स विच आर प्रेजेंट। सो डायरेक्टली वहाँ पर आपके जो फॉरेस्ट हैं, स्पेशली आपके डेसीडियस नेचर के फॉरेस्ट हैं, दे आर ऑल्सो फेसिंग द थ्रेट टू देयर हेल्थ बिकॉज ऑफ द रैम्पेंट माइनिंग, ठीक है। माइनिंग करने के लिए एरिया पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, नेचुरली डिफॉरेस्टेशन विल टेक प्लेस। टॉक अबाउट द soil erosion also, that removal of the top layer that becomes very much prevalent when the vegetation is removed, यानी कि directly interlinked ही है, आप इनको लिंक करके लिखो, ठीक है। then talk about the soil contamination, जैसे कि हमने डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी। talk about the mining waste not being handled properly by the industrialist, ठीक है। अब नेक्स्ट यू टॉक अबाउट लैंड की बात होगी, नेक्स्ट यू कम टू वाटर। अब वाटर रिसोर्सेज दोनों पे ध्यान देना, सरफेस वाटर भी और ग्राउंड वाटर भी। सो सबसे पहले आप बात कीजिए कि कैसे क्वांटिटी वाइज mining is also resulting in the increased ground water and surface water over extraction। एक बहुत ही वाटर इंटेंसिव एक्टिविटी रहती है, इसलिए यानी कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है अपॉन द रिसोर्सेज, द वाटर रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द रिवर्स एंड ऑल्सो
the groundwater also. So this you directly write. Next you talk about the poisoning of the rivers because of the acid mine drainage from here. ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पर. इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द रैट होल माइनिंग विच इज देयर इन मेघालय, वेरी मच प्रिवेलेंट इवन डिस्पाइट द एनजीटी बैन इन 2014, स्टिल इट इज प्रिवेलेंट देयर. सो आप वहाँ पर देखिए कि आपके कुछ रिवर्स हैं, जैसे कि वहाँ का लोकल रिवर है रिवर लुखा. सो रिवर लुखा का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इस बारी डिस्कस भी हुआ था कि यू विल फाइंड इट्स वाटर्स दे आर हाईली कंटामिनेटेड बिकॉज ऑफ द रैट होल माइनिंग विच इज़ प्रिवेलेंट देयर. सो यू राइट अबाउट दिस, एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ रैट होल माइनिंग. यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको प्रॉपरली इलेबोरेट करके लिखना है. ठीक है, इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, अगर आपको याद है कि हिमालयाज में झेलम के अपस्ट्रीम एरिया में भी वहाँ पर भी माइनिंग की जाती है. ठीक है, सो दैट ऑल्सो यू कैन राइट कि हमारा द रिवर्स, द क्रूशियल रिवर्स, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, दे आर ऑल्सो even not left behind when it comes to poisoning of the waters by the mining. ठीक है, then you talk about the heavy metal contamination, एक बहुत ही prevalent हमारा issue है, environmental hazard है because of mining. ठीक है, so here you can link with its contamination by uranium, lead, mercury and all of these are resulting in the groundwater contamination. इन सब की वजह से हमने देखा कि इंडिया के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में इन सब का लेवल बढ़ता हुआ मिला है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन. एंड दिस हैज़ बीन even reported by the Central Groundwater Board also in its recent report also. So in its reports over the years we find that almost whole of India, wherever mining is prevalent, you will find that contamination of the groundwater because of mining, that is highly prevalent. ठीक है, next you talk about the slope stability. Now mining will involve, इट्स गोइंग टू इन्वॉल्व द ब्लास्टिंग एक्टिविटीज. अब ब्लास्ट अगर आप कर रहे हो किसी हिली रीजन में, किसी स्लोप एरिया में, सो व्हाट विल हैपन डायरेक्टली, दैट इज गोइंग टू ट्रिगर, दैट इज गोइंग टू इंड्यूस सम ऑफ द लोकलाइज्ड अर्थक्वेक्स ऑल्सो, एंड दैट इज गोइंग टू फर्दर रिजल्ट इन द लैंडस्लाइड्स ऑल्सो. स्लोप हमारा क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है. सो यू राइट अबाउट दैट. ठीक है, जैसे कि लाइमस्टोन की माइनिंग आप देखोगे हिमालयाज में, सोपस्टोन की माइनिंग यू राइट अबाउट हियर, सोपस्टोन माइनिंग जो कि आपके उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी, बागेश्वर में. ठीक है, सो यू कैन गिव मल्टीपल एग्जाम्पल्स, जो भी आपके माइंड में है आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, टॉक अबाउट द लैंड सब्सिडेंस ऑल्सो. लैंड सब्सिडेंस जस्ट लाइक द जोशीमठ केस, वहाँ तो हाइड्रो पावर की वजह से है, लेकिन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल माइनिंग इफ इट इज टेकन प्लेस विद इन द हिमालयन रीजन और विद इन द स्लोपी रीजन्स विच डू नॉट अलाउ नेचुरली फॉर सच काइंड ऑफ एडवर्स एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस. हमारी एनवायरनमेंट, वहाँ का इकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होता है. सो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी दैट इज डायरेक्टली एट थ्रेट बिकॉज ऑफ दिस. सो यू कैन टॉक अबाउट दैट. ऑल्सो टॉक अबाउट कि कोस्टल इकोसिस्टम्स. सो माइनिंग और कहाँ हो रही है, कोस्टल एरियाज में. जैसे हमने देखा कि हमारे केरला, तमिलनाडु, इन ओडिशा, यहाँ पर इन रीजन्स में आप देखोगे कि कोस्टल सैंड की माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है. सो उसकी वजह से क्या होता है, वी आर लूजिंग द मैनग्रोव्स, कोरल्स, सी ग्रासेस, एंड लिंक दैट how that is also resulting in the loss of the essential carbon sinks which we have, यानी कि ब्लू कार्बन का लॉस होगा. अब ब्लू कार्बन का लॉस हो रहा है तो डायरेक्टली आप लिंक कर सकते हैं कि इससे ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं कंपाउंड होती है. ठीक है, आप लिंकेजेस ड्रॉ कीजिए और इस तरीके से आप लिख सकते हो. सो हियर यू कैन गिव द एग्जाम्पल दैट रिसेंटली गवर्नमेंट हैज ओपनड अप द ऑफशोर माइनिंग, इन द ऑफशोर माइनिंग फॉर द कोस्टल सैंड्स. ठीक है, फॉर द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. और इसी को लेकर के हमारा जो केरलाइट्स हैं, दे आर ऑल्सो अपोजिंग दिस. सो वन ऑफ द contentions is the negative effect upon the coastal ecosystems also. Now you see within these coastal ecosystems you will also find कि बहुत ज़्यादा हमारे कुछ vulnerable और unique species आपको मिलेंगे. Some of the unique species that you will find here, जैसे कि आपका डुगोंग है. For example, dugong, you have saltwater crocodile and others numerous species. आपको turtles यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, so all of these species naturally they will also be losing their habitat. Also habitat fragmentation will take place, poisoning of their ecosystem will take place, and that is also going to result in
बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो ये तो हमने कोस्टल माइनिंग। इसी तरीके से आप बताओगे कि टेरेस्ट्रियल माइनिंग से भी, जैसे कि हमारा जो बॉक्साइट माइनिंग करा जाता है इन द वेस्टर्न घाट्स, सो बॉक्साइट माइनिंग इन द वेस्टर्न घाट्स, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वी आर लूजिंग अ वेरी क्रिटिकल, हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो वहाँ पर, और इसकी वजह से वहाँ की हमारी बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज दैट वी आर लूजिंग, सो एंडेंजरिंग, इट इज़ डायरेक्टली एंडेंजरिंग द सर्वाइवल ऑफ द वेरी यूनिक जीन पूल ऑफ इंडिया। सो इससे क्या हो रहा है, वी आर लूजिंग आवर असेंशियल जीन पूल। एंड नॉट ओनली दिस, अगर ये जीन पूल हमारा लूज होता है तो डायरेक्टली इससे क्या होने वाला है, इकोसिस्टम सर्विसेज भी हमारी एडवर्सली अफेक्ट होंगी। ठीक है, यू हैव टू राइट अबाउट दिस। अब ऑफशोर माइनिंग, डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑल्सो, क्योंकि हमारा फ्यूचर वेंचर हैविंग ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड आवर रिसोर्सेज अपॉन द लैंड, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग अपॉन एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज विच आर देयर विद इन आवर ओशन बेड्स, विद इन आवर सीज। तो वहाँ पे आप ज़रूर लिखोगे कि कैसे डीप सी माइनिंग की वजह से हमारे कोस्टल सी बेड्स दे विल बी डिस्टर्ब्ड एंड वी माइट इवन लूज दो स्पीशीज विच वी हैव नॉट इवन डिस्कवर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। ये तो आप याद रख ही सकते हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो अबाउट द लाइट एंड द नॉइस पोल्यूशन दैट विल टेक प्लेस। अब लाइट और नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या होगा, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द माइग्रेशन ऑफ द स्पीशीज। सो माइग्रेशन ऑफ मरीन स्पीशीज विल बी अफेक्टेड, दैट इज ऑल्सो अनदर क्रिटिकल एनवायरमेंटल हैजार्ड बिकॉज ऑफ द ऑफशोर या फिर डीप सी माइनिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी पैरामीटर्स को एड्रेस करते हुए आपको एनवायरमेंटल हैजार्ड कैसे है ये सब्सटैंशिएट करना है। एंड देन यू टॉक अबाउट द रेमेडीज। आई थिंक रेमेडीज लिखना बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपको प्रॉब्लम पता है। रेमेडीज में अगर हम एनवायरमेंट क्लियरेंस इजीली दे रहे हैं तो इसका रेमेडी क्या है कि हमें इसको और ज़्यादा टाइटन, और ज़्यादा रेगुलेशन, इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमारा जो EIA का प्रोसीजर होता है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वन इट शुड बी कंप्लीट होलिस्टिक होना चाहिए, दूसरा मैंडेटरी होना चाहिए चाहे किसी भी स्केल की माइनिंग हो रही हो। सो राइट अबाउट दिस। अभी कुछ रिलैक्सेशंस हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में, सो आप उसके बारे में लिखिए। ठीक है, देन टॉक अबाउट कि इलीगल माइनिंग, जैसे हमने देखा रैट होल माइनिंग स्टिल इट इज प्रिवेलेंट, सो उसको टैकल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें उसके रूट कॉजेस को पहले समझ के उसको एड्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहले वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वाई दे आर डिपेंडेंट अपॉन द रैट होल माइनिंग, यानी कि कहीं ना कहीं दे आर अर्निंग मोर फ्रॉम द माइनिंग, रैट होल माइनिंग, दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स फॉर दैट, even though they know that this type of mining it is not sustainable, it is not healthy। अब यानी कि उनको alternative livelihood अगर हम provide कर दें जो remunerative हो, so that will also disincentivize the people to take the mining, and rather they will be incentivized to start earning through the alternative means of their livelihood। so eco tourism को develop कर सकते हो, bamboo based industries को और ज़्यादा अच्छे से develop कर सकते हैं हम। so talk about the alternative livelihood first of all। ठीक है, और इसके साथ फिर आप देखिए कि rat hole mining still although it is banned लेकिन still prevalent है, तो यानी कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा stronger deterrence की। so talk about raising the penalties अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की, उसके तहत पेनल्टीज को बढ़ा दो ताकि माइनिंग माफियाज इनको हम डिटरेंस के तौर पे वी कैन टैकल दैट प्रॉब्लम। ठीक है, एंड इनहांस्ड मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड सो दैट वी गेट टू नो कि कहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है। अकॉर्डिंग टू दैट द रेमेडियल स्टेप्स कैन बी टेकन। अब यहाँ पे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, दैट कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे आप बात कीजिए कि टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना माइनिंग सर्वेलेंस के लिए। सो हियर यू टॉक अबाउट द एडवांस टेक्नोलॉजीज की हम ड्रोन इमेजिंग यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द एडवांस्ड स्पेक्ट्रल सैटेलाइट बेस्ड इमेजरीज एंड रिमोट सेंसिंग। देन you also talk about how we can also integrate the use of AI based mapping also, and accordingly we can tackle this very issue of the illegal mining which is taking place. Then
इसके बाद अगर जहां पर लीगल बेसिस पे माइनिंग चल रही है, अब उनकी वजह से भी, ताकि ये हमारी प्रॉब्लम ना हो एनवायरनमेंट के लिए, यानी कि सस्टेनेबल ऑपरेशंस कैसे कैरी आउट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारी कुछ गाइडलाइंस ऑलरेडी प्रिवेलेंट हैं इन द कंट्री. वी जस्ट नीड टू इंश्योर देयर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. सो टॉक अबाउट हाउ नेशनल मिनरल पॉलिसी इट इज प्रमोटिंग द यूज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी फॉर पावरिंग द ऑपरेशंस ऑफ माइनिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. माइनिंग के ऑपरेशंस रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होने चाहिए. सो दैट इज डायरेक्टली रिटन इन दिस वेरी पॉलिसी दैट वी हैव. ठीक है. टॉक अबाउट द डस्ट सप्रेशन. एयर पोल्यूशन होता है हमारा. सॉरी आई फॉरगॉट अर्लियर टू मेंशन इन द इफेक्ट्स. सो यहाँ पर जब आप इफेक्ट्स लिख रहे हैं ना, ऑल्सो टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑन द एयर पोल्यूशन. सो राइट कि हमारा माइनिंग की वजह से डायरेक्टली हमारा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, दीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री का. ठीक है. एंड ऑल्सो टॉक अबाउट कि कैसे यहाँ से डस्ट और एरोसॉल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, ब्लैक कार्बन. सो ऑल ऑफ दीज इफ यू एग्जामिन, दीज आर ऑल ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है. मोस्ट ऑफ these will be greenhouse gases and that is also resulting in the deterioration of our quality of the air. So effects में आप वो भी ज़रूर लिखिएगा. Let's get back to the remedies. So dust suppression की बात कीजिए, water sprinkling के through this can be done. And very important कि माइनिंग के कुछ मिनरल्स की अगर हम डिमांड किसी और सोर्स से हम सोर्स कर सकते हैं, वाई नॉट प्रमोट दैट. यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर इकोनॉमी. सो सर्कुलर इकोनॉमी का रोल आप यहाँ पर ज़रूर बताएंगे कि कैसे अर्बन वेस्ट से, ई वेस्ट से या फिर माइनिंग टेलिंग से वी कैन एक्सट्रैक्ट सम ऑफ द असेंशियल क्रिटिकल मिनरल्स. फॉर दैट मोर एंड मोर R&D नीड्स टू बी प्रमोटेड एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेस्ट कलेक्शन एंड द वेस्ट हैंडलिंग नीड्स टू बी प्रमोटेड. रिसाइकलिंग को अच्छा करने की जरूरत है. टॉक अबाउट द अर्बन माइनिंग ऑल्सो हियर. ठीक है. So these are very essential steps that nowadays India and other countries they are also trying to promote. We are also trying to explore this so that our fresh, हमारी जो वर्जिन रॉ मटेरियल की डिमांड होती है उसको थोड़ा कम कर सके, ताकि हमारी माइनिंग इन द फर्स्ट प्लेस थोड़ी सी कम, रिलेटिवली कम पेस पे हम उसको कैरी आउट कर सके. टॉक अबाउट द रिक्लेमेशन ऑफ द अबैंडन्ड माइन्स. सो वहाँ पर यूजिंग आवर वेस्ट ओनली, द वेस्ट विच इज एक्यूमुलेटिंग इन द एनवायरनमेंट, चाहे आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, स्लैग, फ्लाई ऐश, ठीक है, प्लास्टिक्स, आप इन सबको यूज कर सकते हैं फॉर द लैंड रिक्लेमेशन इन द एरियाज वेयर माइनिंग हैज़ बीन अबेंडन्ड. और उससे भी पहले ज़रूरी है कि पहले उस माइनिंग वाले एरिया को क्या किया जाए, डिकंटामिनेट किया जाए. इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने रिसेंटली रूल्स भी हमारे 2025 में फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत क्लियर बेसिस पे डिफाइन करे हैं. सो यूजिंग द बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन, सॉइल वॉशिंग एंड अदर टेक्निक्स, the environment which has been contaminated because of the mining activities, वहाँ पर जो भी polluter responsible है उसकी accountability fix करनी चाहिए and इस law को अच्छे से implement करना चाहिए. Then we will proceed towards the reclamation also. Forestation, green belts should be established in those areas. ठीक है. So in these ways you can write upon this and while concluding you can talk about you can link it with the need for balancing our developmental needs with the environmental considerations, and in that regard sustainable mining becomes important, and for that government needs to take care of all of these measures which we have talked, and that will be a step towards the SDG 12, so which talks about the sustainable production and consumption. Sustainable production and consumption यानी कि responsible production, the responsible production and the consumption. So using this you could have concluded your answer. आपका अपना तरीका भी हो सकता है कंक्लूड करने का. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. ठीक है. रिव्यू आपको लिखना था इंडिया के क्लाइमेट अग्रीमेंट्स का अंडर द पेरिस अग्रीमेंट. यू आर आस्क्ड टू राइट अ रिव्यू. यू हैव टू एन्यूमरेट कि हमने इंडियन गवर्नमेंट ने क्या हमारे क्लाइमेट टारगेट्स कम्युनिकेट करे हैं इन द फॉर्म ऑफ नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसको फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे पेरिस अग्रीमेंट जो हमारा COP21 हुआ था 2015 में, उसमें स्पेल आउट किया गया था. एंड इंडियन गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी
responsibility. It has showed its commitment towards the climate action and we have communicated these NDCs. अब इसी लाइन के ऊपर आप मैंने जो बताया ये आप लिख सकते थे अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है। रिव्यू हम लिखेंगे, यानी कि क्या स्टेप्स लिए थे हमने, क्या हमने ऐसे स्टेप्स लेने को कमिट करा है जो कि NDCs है, फर्स्ट NDCs, दैट वी विल राइट इन द बॉडी इटसेल्फ। इंट्रोडक्शन में हमेशा बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन देते हैं वेरी ब्रीफली, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट डिमांड। हम सेकेंड डिमांड देखते हैं, मेंशन हाउ दीज हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथन्ड इन द COP 26, यानी कि पंच अमृत टारगेट्स। अब पंच अमृत टारगेट्स के बारे में ऑलरेडी UPSC ने पहले भी पूछा है, सो यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी अगर आपने ये पहले PYQs प्रिपेयर किए थे। सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द पंच अमृत टारगेट्स, ठीक है। और इन पंच अमृत टारगेट्स यानी कि यहाँ पर इंडिया हैज शोड इट्स इनहैंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल क्लाइमेट एक्शन partner in tackling the climate change, and we have communicated our enhanced, our more ambitious targets when it comes to the NDCs. Or in fact by this year some of the NDCs which we had declared earlier, we had already achieved that. That was also one of the reasons that India tried to step up its climate ambition, ठीक है। एंड ठीक है, थर्ड देखते हैं डिमांड, इन दिस डायरेक्शन हाउ हैज द फर्स्ट NDC contribution intended by India been updated in 2022, यानी कि इसी का फॉलोअप है कि पंचामृत टारगेट्स को हमने फॉर्मली जब इम्प्लीमेंट करा, हमने अपडेट करा है, तो क्या हमारे टारगेट्स हमने बताए हैं। दिस वाज द डिमांड। अब देखिए इसको लेके यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा रही है कि हमने, इंडिया ने बहुत सारे हमारे पॉजिटिव स्ट्राइड्स वी हैव टेकन इन रिगार्ड टू अचीविंग दीज NDCs एंड वी हैड सो मेनी आर्टिकल्स रिगार्डिंग दिस। सो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी था जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते थे। चलिए डायरेक्टली बात करते हैं कि हमें इस आंसर को कैसे लिखना था। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में आप यूजिंग दोज एम्बिशंस ऑफ इंडिया कि कैसे हमने एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन वी हैव शोड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द क्लाइमेट अग्रीमेंट, जहाँ पर हमारा टारगेट है कि पूरे वर्ल्ड ने मिलकर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज दे हैव टू cumulatively bring down, they have to try to maintain the global average temperatures to 1.5 डिग्री सेल्सियस ideally and up to 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखोगे कि इंडिया इज द, आप बॉडी पे आ जाइए, आप बताइए सबसे पहले कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना ग्रीन हाउस गैसेस में। सो यू कैन यूज दिस again pictographic way of presenting the information. So here you can write कि हमारा इंडिया जो है that is the third largest greenhouse gas emitter in the world after China and USA, and India's current contribution in the global greenhouse gas emissions lies somewhere around 8%. तो इतना लिख करके पहले आप डिपिक्ट करो कि then we will start discussing कि इस वजह से हमने we started treading the path of the low carbon economy, and hence we have communicated, the Indian government communicated its first round of the nationally determined contributions in the COP 21 of UNFCCC, ठीक है। सो आप बताइए इसके बारे में, ठीक है। सो हियर यू स्टार्ट विद व्हाट टारगेट्स वी हैड कम्युनिकेटेड इन द NDCs, ठीक है। NDCs ये हमारे वॉलेंट्री कंट्री बाय कंट्री बेसिस पे कंट्रीज हमारा कम्युनिकेट करती हैं कि क्या आपका क्लाइमेट एक्शन होगा व्हेन इट कम्स टू मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एंड द स्ट्रैटेजीज दैट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, क्या टारगेट्स होंगे। बेसिकली दिस इज द होल आइडिया। सो फर्स्ट राउंड में हमारे टारगेट्स, इंडिया ने जो टारगेट्स दिए थे दैट वर, उनका जो क्लोजिंग डेडलाइन था दैट वाज 2030 कि 2030 तक, 21 से लेके 2030 तक हम क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे, इसको हमने कम्युनिकेट करा था। फर्स्ट वाज विद रिगार्ड टू the reduction in the emission intensity of the GDP, कि हम कितना रिड्यूस करेंगे 33 to 35% फ्रॉम द 2005 लेवल्स। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट इंक्रीजिंग अवर शेयर ऑफ द नॉन फॉसिल सोर्सेज, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करी थी, दैट टारगेट क्या था 40%, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि हम एडिशनल कार्बन सिंक्स को जनरेट करेंगे, कितना हमने टारगेट दिया था 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ द CO2 इक्विवेलेंट वाया अफॉरेस्टेशन। दीज वर द टारगेट्स जो सबसे
पहले राउंड में दिए थे। देन यू टॉक अबाउट कि हमने आप लिखोगे कि COP26 के हमारे जो पंचामृत टारगेट्स हैं। नाउ डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, सबसे पहले आप यहाँ पे कनेक्टिंग लाइंस ज़रूर लिखेंगे कि हमारा इंडिया हैड ऑलरेडी अचीव्ड सम ऑफ इट्स टारगेट्स विद रिस्पेक्ट टू द एमिशन इंटेंसिटी एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ द नॉन फॉसिल सोर्स कैपेसिटी बाय द ईयर 2021 एंड व्हेन द COP26 of the UNFCCC took place in Glasgow. At that time, India further stepped up its efforts, its ambition towards the climate change responsibility, and therein India communicated its targets in the form of Panchamrit targets. Then you start writing about what these Panchamrit targets were. अभी इसी का अपडेशन है, आप देखिए कार्बन सिंक को छोड़ के आप पहले 2 टारगेट्स का आप देखिए यहाँ पर हमने अपडेशन करा, कुछ नए टारगेट्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर करे हैं, ठीक है। अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करिए कि हम 50% तक एटलीस्ट इसकी जनरेशन कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी हम रिन्यूएबल एनर्जी से वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट बाय द ईयर 2030। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द GDP टू बी रिड्यूस्ड। पहले हमने 33 से 35% हमने बात करी थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 45% रिडक्शन इन द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द GDP, यानी कि एक तरीके से वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स। इंटेंसिटी कब कम होगी? अगर हमारा एनर्जी एफिशिएंसी बेटर हो रहा है। मोर क्लीनर मेथड्स ऑफ द GDP जनरेशन, वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन दैट, ठीक है। देन नेक्स्ट टारगेट वाज कि इंडिया का जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसको हम टोटल क्यूमुलेटिवली कम करेंगे, कितना? बाय 1 बिलियन टन्स बाय द ईयर 2030। एंड देन क्यूमुलेटिवली वी हैव गिवन द टारगेट दैट बाय 2030 हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स का कैपेसिटी होगा वो हमारा कितना होगा? वी विल ट्राई टू इंश्योर 500 गीगावाट्स ऑफ दिस कैपेसिटी। और लॉन्ग टर्म में हमारा विजन क्या है? दैट ऑल्सो वी हैव कम्युनिकेटेड दैट इंडियाज टारगेट इज टू बी नेट न्यूट्रल, टू बी कार्बन न्यूट्रल बाय द ईयर 2070, ठीक है। सो ये हमारा टारगेट है और इसको हमने फॉर्मली इम्प्लीमेंट करा है। सो अपडेशन यहाँ पे हमने कम्युनिकेट करा है, लेकिन इसकी अपडेशन नेक्स्ट ईयर हमने करी है इन द फॉर्म ऑफ द सेकेंड राउंड ऑफ द NDCs। सो हियर वी हैव फॉर्मली अडॉप्टेड दीज टारगेट्स की 45% एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, 50% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय द ईयर 2030, और इसी के साथ हमने लॉन्च कर दिया मिशन लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसके तहत आप देखोगे बहुत सारे स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं। सो इट इज़ सजेस्टेड दैट, क्योंकि 15 मार्कर क्वेश्चन है, ऑल्सो इंडिकेट कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं या फिर क्या प्रोग्रेस रही है। सो दिस ऑल्सो यू कैन इंक्लूड, जो भी आपको याद है आप लिख सकते हो। सबका अपना स्टाइल हो सकता है लिखने का, लेकिन इट्स अप्रिशिएटेड अगर आप बिफोर कंक्लूडिंग यू इंडिकेट दैट व्हाट हैव बीन इंडियाज अचीवमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दोज NDCs, ठीक है। सो दिस आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दिस, यू कैन राइट अबाउट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कोई भी जो आपको समझ में आता है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, जैसे नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल ऑफशोर विंड मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, बायोफ्यूल्स को लेकर के हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हमने लॉन्च करा है अलॉन्ग विद USA, ब्राज़ील। देन यू टॉक अबाउट द अदर स्टेप्स ऑल्सो दैट हैव बीन टेकन इन दिस रिगार्ड, चाहे हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जिसमें हमने नए टारगेट्स दे दिए गए हैं। एंड यू टॉक अबाउट द एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर आप कार्बन क्रेडिट, ये तो आई थिंक सभी को याद होगा, रीसेंट मेजर है कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, हमने पैट स्कीम को इसमें सबस्यूम करके वी हैव इम्प्लीमेंटेड, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अवर ओन नेशनल लेवल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके बारे में 1-2 आप गवर्नमेंट स्टेप्स को लिख सकते हो। यू कैन राइट अबाउट द हरित सागर गाइडलाइंस की कैसे शिपिंग सेक्टर को भी हम डीकार्बनाइज करने के लिए हमने कुछ गाइडलाइंस हमने जारी करी हुई हैं, ठीक है। सो वहाँ पे फोकस है कि ग्रीन मिथनॉल, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जाए एज द फ्यूल, ठीक है। देन यू टॉक अबाउट हमारा कार्बन सिंक्स के रिगार्डिंग कि यहाँ पर भी हमारी ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में आप लिख सकते हो, ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में लिख सकते हो, बहुत सारे स्टेप्स जो भी आपको याद हो, एटलीस्ट राइट अबाउट एनी 3 और 4 मेजर्स और क्या प्रोग्रेस रही है, ठीक है।
आप इसको देख सकते हो और फिर इन द एंड यू विल फाइनली कंक्लूड योर आंसर हैविंग टॉक्ड अबाउट दिस। अब जब भी कंक्लूड करना फ्यूचरिस्टिक विजन से करना है। ऑलरेडी वी हैव कम्युनिकेटेड आवर फर्स्ट राउंड ऑफ एनडीसीज, सेकेंड राउंड ऑफ एनडीसीज, नाउ कम्स द थर्ड राउंड ऑफ एनडीसीज। सो कंक्लूजन में यू विल इंडिकेट दैट इन द थर्ड राउंड ऑफ द एनडीसीज कम्युनिकेटेड बाय इंडिया विच आर एक्सपेक्टेड बाय द ईयर 2025, जब हमारा UNFCCC का COP30 होने वाला है। सो इस COP30 में you write that India should also focus upon including the targets with regard to adaptation besides the mitigation। अभी तक हमने क्या देखा, जितने भी measures थे, जितने भी हमारे targets हैं, there you see that there is over emphasis upon the mitigation, but somewhere we are lacking behind in the adaptation, क्योंकि already climate change it is showing its effects in the form of the extreme weather events and other kind of the effects that we can see, ठीक है। सो देयर इट ऑल्सो बिकम्स पर्टिनेंट दैट वी बैलेंस बोथ ऑफ दीज नीड्स, अडाप्टेशन ऑल्सो एंड मिटिगेशन ऑल्सो। सो यू विल टॉक कि थर्ड राउंड ऑफ एनडीसीज में इंडिया शुड टेक दिस इनटू कंसिडरेशन एंड अकॉर्डिंगली हमारे फ्यूचर के टारगेट्स हमें कम्युनिकेट करने चाहिए टू द UNFCCC। इस तरीके से आप अपना आंसर बहुत ही बेहतर तरीके से कंक्लूड कर सकते हो। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस विच वी हैव सीन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और यहाँ से क्या क्या सीखने को मिला है, क्या क्या सीखने को मिला है कि PYQs को कभी भी इग्नोर नहीं करना। ऑलवेज लुक इनटू द PYQs, टेक द लर्निंग्स फ्रॉम दैट एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स ऑल्सो। सेकेंडली, योर फाउंडेशन, योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, योर इंटरलिंकेजेस दे नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। थर्डली, आपके जो करंट अफेयर्स में जो कुछ भी चल रहा है, जितने भी केसेस आप देख रहे हो, चाहे मिनरल रिसोर्सेज को लेके, कहीं पे ग्राउंड वाटर की सिचुएशन, वाटर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हमारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, इनकी हेल्थ के ऊपर अगर कोई भी चर्चा रहती है न्यूज़पेपर्स में, स्पेशली द हिंदू में, PIB में, दैट यू हैव टू पे अटेंशन। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आपको ध्यान देनी है अगर कोई भी मेजर रिपोर्ट उसमें पब्लिश की गई है। एंड अबव ऑल, you cannot articulate a good answer until and unless you start writing. So you have to start writing in the first place, and thereon you can start improvising also. So I hope that you have taken some of the crucial learnings from here, and thank you so much. And also please do not forget to start watching the environment perspectives and geography perspectives, which is further going to add depth to your answers also, to your preparation also when it comes to the UPSC। डेली बेसिस पे 12:30 हम लाइव ये सेशंस लेते हैं। थैंक यू सो मच।